हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित 2012 का सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न देखेंगे और आप भी देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद का अर्थ है राज्यसभा, लोकसभा। बी है आपका राज्यसभा, लोकसभा और प्रधानमंत्री। सी आपका भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और डी आपका भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। यहाँ पे आपका सी आंसर सही होगा। और भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली स्वीकार की गई है और अतः संसद की सर्वोच्चता भारतीय शासन की ही प्रमुख विशेषता है। और साथ ही भारतीय संसद में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति आता है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। तो दोस्तों, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? ए कोयला में, बी खाना पकाने की गैस में, सी उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में और निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ए घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार और पुष्यमित्र। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी था। तो दोस्तों, एक तरह से आप यहाँ पर कौटिल्य को 3 नामों से जाना गया, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। और इन तीनों में ही एक आप हमेशा अलग अलग नाम से पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो कहीं कौटिल्य दिया रहेगा, कहीं पे विष्णुगुप्त या कहीं पे चाणक्य। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, तीनों एक ही हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे और वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें होगा आपका। और भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन का विरोध इसलिए किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और साइमन कमीशन की जो नियुक्ति थी वो 1927 ईस्वी में की गई थी। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी रॉयल कमीशन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा वो हो जाएगा ए बलवंत राय मेहता समिति। और 1957 में भारत में पंचायती प्रणाली की व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली लागू हुई। एक तरह से त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू की गई और त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में निचले स्तर पर ग्राम या नगर पंचायत, मध्य स्तर पर तहसील पंचायत और उच्च स्तर पर जिला पंचायत है। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? ए 352, बी 356, सी 360 और 350। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी ऑप्शन। इसमें 356, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? ए ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल, सीसा कार्बन डाइऑक्साइड और सीसा ऑक्सीजन। तो दोस्तों, 7 का जो सही आंसर होगा, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और जल की।
तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया जिसके लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सीसा है एक ए शुद्ध ठोस पदार्थ, बी अतिशीतित द्रव्य पदार्थ, और सी आपका जेल, और डी आपका बहुलक यानी कि पॉलीमर। दोस्तों सीसा यहाँ पर एक अतिशीघ्र द्रव्य पदार्थ है, तो द्रव पदार्थ है यहाँ पे आपका हो जाएगा अतिशीघ्र द्रव पदार्थ, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप यानी कि समस्थानिक में बदल जाता है? ए रेडियम, बी थोरियम, सी सीसा है, डी पोलोनियम। तो दोस्तों 9 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर हम देख लेते हैं, वो हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए पुणे, बी दिल्ली, सी नागपुर, डी है आपका चेन्नई। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका सी नागपुर में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर देखें, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों 11 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ देखते हैं सी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्लियर? अब संविधान से आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ए प्रश्नकाल, बी शून्यकाल, सी संकल्प, और डी राष्ट्रपति का भाषण। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा बी शून्यकाल। शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली की महत्वपूर्ण देन है। यह प्रश्नकाल के बाद 12 बजे शुरू होता है और 1 बजे तक चलता है। तो 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे क्या कहते हैं? शून्यकाल कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। ए सीमेंट के सामर्थ्य बढ़ाने में, बी सीमेंट के शीघ्र जमने में, सी सीमेंट के शीघ्र जमने से रोकने में, और डी आपका सीमेंट की लागत कम करने में। जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी सीमेंट के शीघ्र जमने से रोकने में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। ए कागज उद्योग के कर्मचारियों में, बी सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, और पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो दोस्तों 14 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पीड़क नाशक कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ए ज्वर रोधी में, बी पीड़ाहारी में, सी पूर्तिरोधी, और डी है संज्ञाहारी निश्चेतक जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर 15 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आयोडोफार्म का उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 16। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि ए उतनी ही रहेगी, बी घटेगी, सी शून्य हो जाएगी, डी बढ़ेगी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन
आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लार किसके पाचन में मदद करता है? ए वसा में, बी स्टार्च में, बी प्रोटीन में और डी विटामिन में। तो दोस्तों यहाँ पर 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। लार किसके पाचन में मदद करती है? वो होती है स्टार्च। तो लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और माल्टोज। तो दोस्तों माल्टेज जो होता है इसमें टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है और लार में उपस्थित माल्टेज एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज में विघटित कर देता है। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? ए अंतः प्रकोष्ठिका, बी है प्रगंडिका और सी है उरु अस्थि। और तो दोस्तों यहाँ पे अंतर्जर्दिका में आप देखेंगे 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न से किसमें असामान्य वृद्धि है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु और रक्त प्लाज्मा। तो दोस्तों 19 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाएं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ल्यूकोसिया या रक्त कैंसर का लक्षण जो होता है वो श्वेत रक्त कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी, लौंग, नीम और पाम। तो दोस्तों यहाँ पर 20 का ऑप्शन आपको पता ही होगा। 20 का आपका ए दालचीनी एक पेड़ की छाल के मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद बिन बख्तियार और मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा 21 का वो आपका हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। यह मोहम्मद गोरी का क्या था? ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? ए कौटिल्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी मेगास्थनीज और डी आपका जस्टिन। तो दोस्तों 22 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यहाँ पर हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ए अबुल फजल, बी बदायूनी और सी आपका अब्दुल लतीफ़ और डी ईयर दास। तो दोस्तों 23 का जो सही आंसर होगा रामायण का अनुवाद बदायूनी ने। दोस्तों यहाँ पर 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह? लॉर्ड डलहौजी और यहाँ पर बी है लॉर्ड कैनिंग और सी है लॉर्ड एलन बरो और डी है डिजरेली। तो दोस्तों 24 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। ब्रिटिश संसद ने सर्वप्रथम यह कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं था बल्कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर और डी आपका शाहजहां। तो दोस्तों यहाँ पर 25 में अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर चित्रकला का शौकीन था। उसके शासनकाल में मुगल चित्रकला उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। उसके दरबार में बिशन दास एवं मंसूर जैसे चित्रकार रहते थे। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि ये स्वयं भी इस तरह का पारखी था कि ये
जो भी चित्रकारी हुई रहती थी उसमें ये देखकर बता देता था कि इसमें इस चित्रकारी में आँख, कान, नाक किस किस चित्रकार ने बनाई है। तो दोस्तों एक तरह से ये पारखी भी था और ये चित्रकला प्रेमी भी था। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया? ए 1919, बी 1935, सी 1906 और डी 1909। तो दोस्तों 26 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। 26 का क्या हो जाएगा? डी। भारत में पहली बार 1909 के अधिनियम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और रुद्रदामन। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि एक चीनी यात्री था और यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। क्लियर। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत यहाँ पर हम देखें 28 में क्या है कि वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? वेदों की ओर लौटें। ए स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष और राजा राममोहन राय। तो दोस्तों यहाँ पर 28 का जो सही आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद का ही ये स्टेटमेंट था कि वेदों की ओर लौटो और 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी मुंबई में की थी। क्लियर। इस तरह से हम आपको डिटेल बताते चलते हैं जिससे एक साथ आपके कई क्वेश्चन रिवाइज हो जाएं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? ए प्रयोज्य आय, बी राष्ट्रीय आय, सी प्रति व्यक्ति आय और यहाँ पर देखें डी है आपका निवल राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी राष्ट्रीय आय। किसी निश्चित अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? ए विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्चे पर नियंत्रण और डी है बैंकर के बैंक के रूप में कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर 30 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सरकारी खर्च पर नियंत्रण। सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इस यहाँ पर देखें, उस नई तकनीकी को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया में सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें ऑप्शन दूरस्थ वास्तविकता, आभासी वास्तविकता और वैकल्पिक वास्तविकता, 3D वास्तविकता। तो दोस्तों 31 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी आभासी वास्तविकता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? चारा उद्योग का विकास, समुद्री उत्पादों का विकास, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों में का विकास यहाँ पर होगा। तो दोस्तों 32 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास यहाँ पर को भूरी क्रांति कहते हैं। क्लियर। इस तरह का खाद्य प्रसंस्करण शीतल पेयों के उद्योगों का विकास को क्या कहते हैं? भूरी क्रांति कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? ए छोटे जोत क्षेत्र, बी है ट्रैक्टरों की कमी, सी किसानों की गरीबी और डी है लोगों की उदासीनता। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 33 की बात करें तो यहाँ पर सबसे
जो महत्वपूर्ण कारण होगा वो होगा ए आपका छोटे जोत क्षेत्र। तो छोटे जोत क्षेत्र होने के कारण भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक नियंत्रीकरण नहीं हो सकता। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि वायु से गुब्बारे को ऊपर उठाने का बल मिलता है। गुब्बारा भारहीन हो जाता है। हीलियम का घनत्व बहुत वायु से कम होता है और हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर 34 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। आपका इसमें हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। तो दोस्तों इसी वजह से हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है और हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में इसलिए उड़ता है क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। क्लियर। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। समुद्र समीर बनती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, मौसमी में। तो दोस्तों 35 का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि समुद्री जो समीर चलते हैं वो कब चलते हैं, वो दिन के समय चलते हैं। 35 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहले हम ऑप्शन टिक कर लेते हैं। अब हम देखते हैं समुद्री हवाएं जो हैं दिन के समय समुद्र के स्थल की ओर चलती है, जबकि स्थलीय हवाएं रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 36। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लंबाई, रंग, लेंस का आकार, लेंस की लंबाई और आकार। तो दोस्तों 36 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी। 36 का डी। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर कैसे कर पाता है? लेंस की लंबाई और आकार जानकर। 37 कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मणिपुर। तो दोस्तों यहाँ पर 37 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। इसके पहले भी जब हम लोग इस तरह के पेपर सॉल्व कर रहे थे तब भी आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक ट्रिक होता है, कच्ची पूड़ी कहाँ की है? कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, ये आपकी आंध्र प्रदेश की। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ए फैराडे ने, बी रोएंटजेन ने और सी आपका एच डेवी ने और डी लेवोजियर ने। तो दोस्तों 38 का जो सही आंसर होगा एक्स किरणों की खोज रोएंटजेन ने किया था, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? ए पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्वी तट की बात हो रही है। कांदला, विशाखापत्तनम, करिकल और पांडिचेरी, पुदुचेरी। तो दोस्तों 39 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह है और यह आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्लियर। 39 का क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन और प्रोटीन। तो दोस्तों यहाँ पर 40 का जो सही आंसर है, शहद की मक्खी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो एक तरह से वो क्या होगा? ए ऑप्शन आपका सही हुआ। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? वो होता है अम्लीय। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। संचार नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लैन है, वैन है, मैन है और वैन है। तो दोस्तों यहाँ पर 41 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में प्रयोग किसका किया जाता है? वैन का, WAN, इसका प्रयोग किया जाता है। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 42। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है?
क्रिस्टल द्वारा, संघनन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा और ऑक्सीकरण द्वारा। तो दोस्तों 42 का जो सही आंसर होगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में बदल जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? एक ही पौधों के बहुत सारे बीजों से, तने काटकर, ऊतक संवर्धन तकनीकी से, जल संवर्धन तकनीकी से। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं, वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम देखें, ये आपका हो जाएगा 43 का सी, ऊतक संवर्धन तकनीकी से। अब हम देखते हैं 44 है यहाँ पर, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े के ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, चुंबकीय हो जाएगी, यथावत रहेगी। तो दोस्तों 44 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, वो क्या रहेगी? यथावत रहेगी। किसी चुंबक को दो बराबर भागों में काटने पर चुंबक के ध्रुवीय शक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? श्रव्य, अवध्वानिक और अवश्रवरु, और डी आपका पराश्रव्य। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चमगादड़ के उड़ने से जो ध्वनि निकलती है उसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, और आगा खान ने, हकीम अजमल खान ने। तो दोस्तों 46 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सीन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में आगा खान ने की थी। क्लियर? अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो ये आपका सामान्य सभा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, और सी है सुरक्षा परिषद, और डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ। तो दोस्तों 47 का जो सही आंसर होगा, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, और इन देशों की जिम्मेदारी विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा है। क्लियर? तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, वो आपका सही हो रहा है सुरक्षा परिषद। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? 2004, 2005, 2006, 2007। तो 48 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं 49, यहाँ पर वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है? ए समताप मंडल, बी वायुमंडल, और सी है यहाँ पर क्षोभ मंडल, और डी है मध्यमंडल। तो दोस्तों 49 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सी ऑप्शन, क्षोभ मंडल है। और वायुमंडल की सबसे निचली परत को आप क्षोभ मंडल कहते हैं, और साथ ही इसमें क्या होता है, मौसम संबंधी परिवर्तन भी इसी मंडल में होते हैं। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50। तो 50 में क्वेश्चन नंबर है, 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये उस समय के करंट के क्वेश्चन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें सही ऑप्शन होगा। क्लियर? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हुए हैं, और इसी तरह से आप मेहनत करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी हमारे पास हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के से रिलेटेड मटेरियल है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। और साथ ही आपको हिंदी के मॉडल पेपर और यही चीज़ें हम आपको टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से भी आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको जहाँ भी जो भी दिक्कत आए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह से आप अपनी मेहनत करिए, हमेशा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।